अमीरों को खुश करने के लिए अगला काम क्या कर रहा है? सैन्य अभियान में के दौरान यदि वह सेनापति या अमीर जाना नहीं चाहता है तो वह अपने पुत्र नहीं है तो दामाद भी नहीं है तो गुलाम को सैन्य अभियान में भेज सकता है। अमीर वर्ग खुश होगा कि नहीं? सबसे बड़ी बात, हर एक आदमी ये चाहता है कि जो हम नौकरी पाए हैं वो नहीं उससे बड़ी तो कम से कम हुआ तो हमारे बच्चे को मिल ही जाए। अब ये सिस्टम लागू कर दिया है। ये जो चालीसा टर्म था ये आगे कब तक यूज होगा? चालीसा टर्म यूज होगा मात्र बलबन के समय तक। बलबन के बाद चालीसा का अंत हो गया, बलबन ही खत्म कर दिया। वो तो मैं पढ़ाया, कुछ लोग अपने आप मर गए, कुछ लोगों को जहर खिला दिया, जहर से मरवा दिया। बलबन तक ही चालीसा चलेगा, बलबन उसका अंत कर दिया। लेकिन एकता व्यवस्था तब तक चलेगी जब तक मुगल नहीं आ जाएंगे। वही यही व्यवस्था सूबेदारी में या मनसबदारी में कन्वर्ट हो जाएगी। दारोगा का पद किसके काल में सृजित हुआ? देखो, दरोगा पद इस जो आज का दरोगा है इस तरीके के जो है कार्नवालिस के काल में ही आया था। कार्नवालिस उससे प्रभावित था ना? उस दरोगा जो सल्तनत काल में जब मुगल काल में जो नहीं, उससे संबंधित नहीं था। उस दरोगा से वो प्रभावित नहीं था। तुम लोग नेचर को नहीं समझ पा रहे हो कि ये जो तुर्कों का के जो अधिकारी हैं, तुर्क के अधिकारी जो है किसी देश को अपना देश नहीं मान रहे हैं, भारत को ही अपना देश मान रहे हैं। और जो ब्रिटिश के अधिकारी हैं वह भारत को कदापि अपना देश न मान के यहाँ से पैसा भेज रहे हैं लंदन। और जब इस मंसूबे के साथ शासन करना है अंग्रेजों को, क्या तुम बात को समझ नहीं पा रहे हो? हमें लगता है बहुत बड़े शासक को पड़ रहा है, इसीलिए मैं आराम से चल रहा हूँ। तो अब तक हम हवाई जहाज हो गए होते, पहुंच गए होते हम लोधी वंश पे। तो या तो नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन पूछोगे क्यों नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। आपस में क्या बतिया कर लोगे? किसी की शादी इसमें तय नहीं हुई है? शादी तय होने के बाद लड़कियां खूब बतियाती हैं। सर वैसे भी बहुत बात करती हैं सर। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा घर हुआ ये गलत है। यहाँ पे हमारे क्लास में तो हम लड़कियों को बात करते हुए नहीं पाए हैं। आज भले दिख रहा है, लड़के बतियाते हैं। बात थोड़ा सा करेंगे, आधा दुनिया भर लड़कियां सुनो, हमेशा बात करती रहती हैं। तो दरोगा का मतलब ये है ना कि जो ब्रिटिश ने दरोगा का पद सृजित किया उसमें शोषण करने के लिए दरोगा को पैदा किया गया कि किस तरह से अधिक राजस्व की वसूली हो। लेकिन जो सल्तनत काल मुगल काल का दरोगा था वह अधिक से अधिक राजस्व, हमारे ही बीच के लोग थे। हमारे बीच के लोग जो है ब्रिटिश काल में भी दरोगा बने, लेकिन वो कानूनों से बंधे हुए थे। उनको इतना टारगेट है, इतना जमा करना है, राजस्व जमा करना है। अब किस तरह से तुम कोड़े से मार के उगाही करो या प्यार से उगाही करो। चलिए, सैन्य अभियान के दौरान पुत्र को भी भेज सकता है, दामाद को भी भेज सकता है और गुलाम को भी भेज सकता है यदि वो स्वयं सैन्य अभियान में न जाना चाहे तो। चलिए, हाँ, वो अपनी पुत्री को क्यों नहीं दे सकता? उसका उत्तराधिकारी को भी दामाद की वजह वो अपनी पुत्री को क्यों नहीं दे सकता? इस्लामिक दुनिया पुरुष प्रधान दुनिया। दामाद को भी तो पुत्र माना जाता है। और औरतों को इस्लाम धर्म में वस्तु से तुलना की गई है, जीव से नहीं। जैसे कि ब्रिटेन में जैसे वहाँ का उत्तराधिकारी वहाँ की यदि लड़कियां रहती थी तो लड़कियों को ही दिया जाता। हाँ, वहाँ पे था वो एक लिबरल व्यवस्था शुरू से ही, क्योंकि वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हो गई थी, पुनर्जागरण का दौर था। और ईसाई धर्म जो है वह मानव कल्याण में विशेष जोर देता है। इस्लाम मानव कल्याण की बात तो करता है लेकिन औरतों कल्याण की बात नहीं करता है। औरतों को हर एक जगह से जो है प्रतिबंधित रखना चाहता है, उसके पीछे उसकी मजबूरी है। वह आक्रमण करने वाले लोग हैं। आक्रमण करने वाले लोग में क्या है कि बीवी बच्चे सऊदी अरेबिया में आक्रमण कर दिए सिंध प्रांत पे,
तो फिर क्या लौट के बीवी बच्चों के पास जाएंगे? यहाँ पे बहुत बीवियां हैं, कितने लोगों को मार रहे हैं, सब वहीं पर रह गए। ये सब चीजें इस्लाम में चलती है। चलिए अगला, सैनिक। सैनिकों को कैसे खुश कर रहा है? स्वयं एक सिपाही को रिश्वत देकर काम कराने के लिए धन दिया। कहने का मतलब यदि क्वेश्चन पूछते कि सल्तनत काल में सबसे भ्रष्टाचार वाला शासन किस सुल्तान का था, तो एफटी का। ये स्वयं सुल्तान किसी सिपाही से कह रहा है, सिपाही जुगाड़ लगाया होगा ताकि बादशाह चेक करने के लिए। सिपाही क्या करेगा, फला अधिकारी से बोल देते तो मेरा काम हो जाता है। तो कहा कि हम बोलने क्या जा, लो यार पैसा उसको दे देना, काम कर देगा वो। तो सैनिक भी खुश है कि सुल्तान से डायरेक्ट मिल ले रहे हैं, तो सैनिक खुश। सैनिक में भी ये था कि यदि अस्वस्थ है तो अपने पुत्र को या दामाद को या फिर गुलाम को वह युद्ध अभियान में भेज सकता है, शासन तरफ से छूट था। तो सैनिक भी खुश है। इससे नंबर कमजोर नहीं होगी सर, हमसे ट्रेनिंग सैनिक का किया हाँ। और हम नहीं जा रहे हैं और अयोग्य मेरा लड़का है या कोई भी है, तो सेना कमजोर नहीं होगी, एकदम कमजोर होगी। तो इसका लाभ वो जो अटैक कर रहे हैं नहीं उठाएंगे। अटैक भी तो नहीं हुआ इसके काल में। मेन तो यही बात है, अटैक नहीं हुआ। ये भी तो है, मान लो इसको जो है लंबा शासन करना था, इसलिए मंगोलों का आक्रमण एक को हुआ ही नहीं। चलिए, अब ऐसा नहीं छोड़ता होगा कि सैनिक का उचित कारण देखता होगा कि वास्तव में बीमार है, तो उस बीमार से अच्छा तो है कि स्वस्थ अनट्रेंड पुत्र ही ठीक है उसका। चलिए अगला वर्ग कौन सा है? उलेमा वर्ग। उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए देखो क्या कर रहा है। खलीफा का नायब की उपाधि धारण करता है। खलीफा का नायब की उपाधि। उलेमा वर्ग यह नहीं चाहता था कि एकदम इस्लाम जिस तरह से कुरान कहता है, शासन उसी पद्धति पे होना चाहिए। अच्छा, ये उलेमा वर्ग इसको दे रहे हैं सर, उपाधि दे रहे हैं? उपाधि नहीं, ये स्वयं उपाधि ले रहा है, खलीफा का नायब। ये लोग विरोध किए नहीं? हाँ? उलेमा वर्ग मौलवी वगैरह विरोध नहीं किए? क्यों विरोध करेगा भाई? उलेमा तो यही चाह रहा है कि सुल्तान जो मेरा हो वह जिस तरह से कुरान में कहा गया है, जिस तरह से खलीफा चाहते हैं उस तरह शासन करे। तो खलीफा का नायब का उपाधि ले रहा है, एकदम हूबहू उसी नक्शे कदम पे चलेंगे। नायब का मतलब असिस्टेंट। नायब दरोगा नहीं थे क्या? एक स्टार वाला नायब तहसीलदार, तहसीलदार का सहायक। अर्थात कहने का मतलब कि नायब तहसीलदार चाह के भी तहसीलदार से अलग नहीं चल सकता, उसी रूल पे चलेगा। तो यहाँ पे तो कट्टर जो भी उलेमा हो तो खुश होंगे, अभी टोटल इस्लामिक दुनिया। अगला, राज्य को इस्लामिक राज्य घोषित करता है। कहने का मतलब क्या? दार उल हर्ब को क्या घोषित करता है? दार उल सफा।
हर्ब का मतलब है कि गैर इस्लामिक देश को इस्लामिक देश बना देना। तो उलेमा खुश है कि नहीं? सर दारुल सफा हॉस्पिटल को लिखा हॉस्पिटल है, दारुल सफा इसका जो है ये भी, दारुल हर्ब को दारुल सफा का मतलब इस्लामिक राज्य, और इस्लामिक नाम ही है, इस्लामिक अस्पताल की बात करता है। उर्दू नहीं है, फारसी है। हाँ। दारुल हर्ब को नहीं, दारुल सफा, दारुल इस्लाम, दारुल इस्लाम। वही तो सर वो हॉस्पिटल का नाम हाँ, दारुल इस्लाम, इस्लाम हम बोल भी रहे थे लेकिन जो है सफा लिखा गया इस्लाम। दारुल हर्ब गैर इस्लामिक देश को किस देश में कन्वर्ट करने की बात कर रहा है? दारुल इस्लाम के रूप में कन्वर्ट करने की बात कर रहा है। तो उलेमा बरखुश, उलेमा यही चाह रहा है। अगला स्टेप क्या उठाता है कि ज्वालामुखी मंदिर, दिल को तोड़वाया। उलेमा बरखुश होगा कि नाराज होगा? हिंदू मंदिर है, ज्वाला देवी तोड़वा दिया। पूरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को तोड़वाया। उलेमा बरखुश। कौन कौन खुश हो गया? प्रजा खुश, आमिर खुश, हाँ? प्रजा में तो हिंदू भी होगा। इसके पहले प्रजा को खुश करने के लिए क्या क्या किया लिखे? तो प्रजा उससे खुश नहीं है। प्रीवियस का हाँ? इसके कंटेक्स्ट कहने का मतलब कि जो मैं इसको इसके शासन काल को बांटा, उसके कार्यों को उस आधार पे प्रजा को खुश करने के लिए तो बहुत काम किया। चलिए, जगन्नाथ मंदिर को तोड़वाया, ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वाया, राज्य को इस्लामिक राज्य घोषित किया और खलीफा का नायब की उपाधि धारण किया। पहला शासक जो राज्य के खर्चे पर हज यात्रा करवाया। उलेमा खुश होगा कि नहीं? इसके पहले उलेमा को अपने खर्चे से मक्का मदीना की यात्रा करना पड़ता था। अब राज्य के खर्चे पे टोटल खर्चा राज्य वहन करेगा, तुम जाओ मक्का मदीना की यात्रा करो। ये उलेमा वर्ग के लिए हाँ, हज नहीं हर मुसलमान के लिए था, तो उलेमा भी तो मुसलमान ही है। राज्य के खर्चे पर हज यात्रा कराया। अगला काम जो सबसे क्रांतिकारी इसका उलेमा खुश करने के लिए था, सल्तनत का पहला शासक जो ब्राह्मणों पे भी जजिया लगा दिया। इसके पहले ब्राह्मणों पे जजिया कोई शासक नहीं लगाया था। हिंदुओं पे लगाया था, ब्राह्मणों पे लगाया डायरेक्टली नहीं, हिंदू पे लगा लेकिन ब्राह्मणों को छोड़ के लगाया। इसके पहले जहां भी जजिया लगा वो ब्राह्मणों पे नहीं लगा था। हिंदू धर्म के अन्य जातियों पे लगा, लेकिन ब्राह्मण उसमें शामिल नहीं थे। ब्राह्मण, अपाहिज और औरतें जजिया के दायरे से बाहर थी। बाकी जो प्रजा पे जजिया लग जाता था गैर इस्लामिक लोगों पे, केवल हिंदू ही नहीं, कोई भी धर्म का, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, सब पे जजिया लगेगा। अब इस्लाम को छोड़ के, मुसलमान को छोड़ के। यह पहला शासक है जो ब्राह्मणों पे भी जजिया लगवाया। सल्तनत का प्रथम शासक जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। ब्राह्मण जो अब तक जजिया से मुक्त था, वो अभी जजिया के दायरे में आ गया। इसका विरोध करने पर एक ब्राह्मण को जिंदा जलवा दिया। उलेमा वर्ग एकदम खुश। इसे उलेमा वर्ग क्यों खुश हो रहा है? खुश इसलिए हो रहा है कि सुल्तान हमारा जो है वह कम से कम यह तो किया कि हमारे में जो पंडित हैं उलेमा और हिंदुओं के जो पंडित हैं वो ब्राह्मण हैं, गुरु वर्ग, इन दोनों में कहीं ना कहीं भेद कर दिया है।
कि जो इस्लामिक दुनिया का जो विद्वान है, जो धर्म का ज्ञानी है, वह ब्राह्मणों से उच्च है। और ब्राह्मण कहीं से भी हिंदू में एकदम सामान्य इस अवस्था में है, कहीं से स्पेशल नहीं है। इसके पहले के सुल्तान ब्राह्मण को स्पेशल मान रहे थे, इसीलिए उस पर जजिया का आरोपण नहीं किए थे। ठीक, तो इसको लिख ले कि पहले नहीं इम्प्लीमेंट हुआ था ब्राह्मणों। इसको तो कोष्ट में लिख लिया करो ना। इसके पहले का कोई भी सुल्तान कोई ब्राह्मणों को जजिया नहीं लगाया था, लेकिन ये सल्तनत का पहला सुल्तान है। देखो संकेत में लिख लो, बाकी तो अपना डिटेल नोट्स डालेंगे ही। उस नोट से ही नोट्स बनाओगे तभी अच्छा रहेगा। पढ़ाते समय मैं बीच बीच इस सबको समझा रहा हूँ, हालांकि क्लास नोट्स सबसे अधिक याद होता है, सबसे जल्दी। बाकी जो है इस नोट्स को जो हमारा विस्तार में जो जाता है वो तो जाएगा ही। चलिए, अब कौन बच गया? किसको खुश करना बच गया? प्रगतिशील विचार। अब इसके प्रगतिशील विचार क्या है? इस्लामिक स्टेट घोषित करने वाला पहला शासक। हाँ, सल्तनत का प्रथम शासक जो दारुल हर्ब। देखो इल्तुतमिश के समय भी डिबेट हुआ है वहां पे। तो इल्तुतमिश क्या कहा कि मुसलमान दाल में नमक के समान है हिंदुस्तान में, और समुद्र में एक बूंद के समान है। तो ऐसी कंडीशन में दारुल हर्ब जो हिंदुस्तान गैर इस्लामिक दुनिया का देश है, इसको दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना कहीं से भी जो है संभव नहीं है। हर सुल्तान के युग में डिबेट हुआ है कि हिंदुस्तान को भी जैसे ईरान इराक को हम लोग दारुल इस्लाम बना दिए, अर्थात इस्लामिक राष्ट्र बना दिए, उसी तरह से जो हिंदुस्तान को भी इस्लामिक राष्ट्र का दर्जा दे देना चाहिए। और उसके लिए सुल्तान वर्क करे कि जोर जबरदस्ती के साथ जो है जो अन्य धर्म वाले हैं उनसे कबूल करवाया जाए इस्लाम। सर सुना 10 मिनट। हाँ, एक पॉइंट और वहाँ बढ़ा लो उलेमा वर्ग वाले में। सर सिर्फ इस्लाम ही मतलब शासन और मतलब धर्मों के शासन क्यों नहीं? हाँ? सभी धर्मों के शासन। सभी धर्मों पे शासन क्या? हिंदू भी शासन करेगा, ईसाई भी करेगा। मौका मिलेगा तब ना करेगा कोई। चलिए अभी बताओ, प्राचीन काल में शासन किसने किया है हिंदुस्तान पे? मुसलमान। गजब, क्या बात है। यहाँ पे एक गांव है बरहज के पास, कटिहारी। तो मेरे बगल में नाम कोई सुना है कि नहीं? कटिहारी है सर, पास पड़ोस के गाँव है मेरा। तुम्हारे पड़ोस का? हाँ कटिहारी में इसमें 5-8 IAS हैं। हाँ, तो बहुत मतलब से जान। कटिहारी में बहुत कहावतें बनी, क्योंकि वहाँ के लोगों को बहुत मूर्ख माना जाता था। कटिहारी में एक बार भागवत हो रहा था, 9 दिन का भागवत होता है ना, भागवत हो रहा था। अब उसमें जो भी खेत से, सुनो तुम लोग बहुत बतिया रही हो, तुम यहाँ से वहां क्यों बतिया रही हो? क्या बात है? सर आप कटिहारी बोले हैं ना, तो ये बोल रहे हैं कि माधोपुर वाला माधवपट्टी तो वो तो पूरा गाँव IAS है, वो तो आजमगढ़ में है। तो कटिहारी में भागवत हो रहा था, पंडित जी भागवत शुरू किए थे, और जो भी खेत में से काम करके आता था कहता था पंडित जी अभी थोड़ा लेट हो, थोड़ा शुरू कर दीजिए। 9 दिन तक पंडित जी केवल भागवत शुरू किए। अभी सर बताए थे रामकोला। भागवत जो है खत्म नहीं, हाँ कई जगह हुआ, भागवत खत्म नहीं हो रहा था। अब पंडित जी के सामने सबसे बड़ी मजबूरी थी, अब भागवत 9 दिन में खत्म भी करना है। फिर पंडित जी 9वां दिन शंख बजा दी कि भागवत खत्म। कटिहार वाले मान गए, अभी भागवत इतना ही होता होगा, हो गया। कहा जाता है ना। तो उसी में जो है एक तो यादव जी थे, वो कहे कि पंडित जी अब दान दक्षिणा जो पा गए तो फिर पहुंचाना पड़ेगा, आपके घर तक पहुंचा देते हैं, कैसे लेके जाएंगे, दान दक्षिणा पा गए थे। तो पंडित जी कहे कि ठीक है पहुंचा दो। रास्ते में पंडित जी कहे कि देखो यार मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, ईमानदारी पूर्वक बता रहा हूँ, मैं पूरा भागवत कहा नहीं हूँ। तुमको यदि कहीं कंफ्यूजन भागवत में हो तो हमसे पूछ लो। और बना दीजिए। तो कहा कि
पूरा भागवत हमको समझ में आ गया है। कहा कि अच्छा, कहा कि पंडित ये नहीं समझ में आया कि सीता किसके बाप थे। वही कंडीशन उसकी है। बताओ, एंशियंट पूरा पढ़ लिया, कहा कि एंशियंट, अरे पागल, 632 ईस्वी में इस्लाम पैदा हो रहा है, तो एंशियंट में तुम कैसे मुसलमानों का शासन करा दिए? एंशियंट हिंदुओं का काल था। 623 ईस्वी में तो इस्लाम, 632 में मोहम्मद साहब मरते हैं, 623 में 22-23 में हिजरत करते हैं, इस्लाम आता है। बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तब तक का दो उसका नाती हो गया। तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तब तो तुम्हारा नाती आएगा। ताकि कहो कि अच्छा हमारा नाती आ गया, आखिर कैसे नाती आ गया तुम्हारा? इस्लाम पैदा ही नहीं हुआ, तुम करो। बताओ, अभी कोई मान लो अधिकारी आके पूछे, कहे कि प्राचीन काल किसका शासन था, तुम कहो इस्लाम का, कहे तब तो इतिहास गुरु जी खूब पढ़ा है। तो पहला बने टीचर पे नहीं आता है सर। तुरंत सर हम कैसे पढ़े हैं इसका कोई वो नहीं ना। टाइम पे आए हैं कि नहीं आए, क्योंकि टीचर ब्लेम आएगा। तो कम से कम बेसिक चीज़ों को जानो। और हमें नहीं लगता है कि इतिहास जितना विस्तृत यहाँ पढ़ाया गया है, 75 अभ्युदय के केंद्र पे कहीं पढ़ाया जाता होगा। क्योंकि 78 पीरियड में कोई भी इतिहास खत्म नहीं कर सकता। और देवरिया का अभ्युदय एक इतिहास का जो कम से कम 200 पीरियड चलता है। अब उसमें तुम कह रहे हो कि नहीं एंशिएंट काल, एशियंट काल का मतलब समझ रहे हो, प्राचीन काल। तो उसमें नहीं सुने समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य सब मुसलमान थे। अश्व सम्राट अशोक, राजपूत काल में जितने शासक सब के सब तो हिंदू ही हैं। उसी राजपूतों के डिफीट होने के बाद तो इस्लाम यहाँ पे अपना पर जमाता है। कटिहारी का भागवत ना बनाओ, थोड़ा सा घर भी जाके पढ़ा करो। एक बार कटिहारी वाले जानते हो कि चले गए तब वो क्या लेके जाया जाता है, तीज जाता है ना, तीज में पूरा जो पटदारी रह जाती है, ये सब गए सब एक गाँव में। नहीं, तीज में फगुआ के समय कुछ गए थे किसी रिश्तेदार, हाँ फगुआ में किसी को विदाई कराने गए थे। अब वहाँ पे फगुआ हो रहा था। अब फगुआ सुने, इनसे बहुत अच्छा लगा कटिहारी वालों। कटिहारी कोई यहाँ नहीं बैठा ना। अब हाँ, ब्राह्मण का गाँव है। लेकिन और इस समय जो है काफी डेवलप गाँव है, बहुत अधिकारी है वहाँ पहले के पे। बहुत लोग बूढ़े लोग कहते हैं कि बहुत बेवकूफ थे सब, इसीलिए तो कहानियां बनी हैं। और वहां पे गए, जब देखे इन सबको फगुआ जो है अच्छा लगा, जो फगुआ नहीं गाया जाता है। बिहाने जो है कटिहारी का मुखिया जी उस मुखिया से कहे कि एक आपसे आग्रह है, कहे कि आप बताइए, कहे कि ये फगुआ थोड़ा सा हमको भी दे देते। अब वो समझ गए कि भाई हम अब तक सुने ही थे, वास्तव में मूर्ख हैं सब। तो वहाँ का मुखिया कहा, देखिए फगुआ ऐसे हर दिन को नहीं दिया जाता है। आप 1 सप्ताह बाद नहा धो के आप और आपके जो सम्मानित आपके गांव के लोग हैं उन लोगों को लिवा के आइए, तब हम लोग फगुआ जो है भर के देंगे। कहे ठीक है। अबे सम्मानित लोगों को खोजे 1 सप्ताह में। आज जिस दिन वादा किए यहाँ का मुखिया जी, उसी दिन सड़ा हुआ खूब गुड़ जो है एक हांडी में रख दिए खोल के। और उसके बाद से उसमें फगुआ कलेक्ट हो रहा है। अब 7वें दिन पहुंचे मुखिया जी, नहा धो के बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहन के साथ 5-6 लोगों को लेके फगुआ लेने के लिए। अब पूरे हांडी में केवल हाड़ा भर गए थे। नहीं, हंडी होती है बड़ी वाली, पूरा हाड़ा भर गए थे। और उसको वो मुखिया क्या किया था कि बढ़िया से प्लेट रख के उसको मिट्टी से जैन कर दिया था। और हाड़ा 1 सप्ताह से एकदम गनगनाए हुए थे। कहे कि देखिए फगुआ तभी आप लोगों को समझ में आएगा, सीख पाएंगे। एक ऐसे कोठरी में इसको खोलिएगा जिसमें कहीं से खिड़की दरवाजा कुछ ना हो, और एक दरवाजा हो, खिड़की उड़की कुछ ना हो, रोशनदान भी ना हो, एक दरवाजा हो, और वो दरवाजा बाहर के लोग बंद कर दें। तब ये सम्मानित 5 लोग अंदर घुस के इसको जो है फगुआ जब फोड़ेंगे
तब फगुआ जो है निकलेगा। ऐसा चलेगा ऐसा। अब बाहर के लोग जो ताला बंद करके खड़े रहेंगे, जो आप लोग अंदर से गाएंगे वही बाहर ये लोग गाएंगे। हाँ, अंदर से आप लोग लय में गाइएगा। आप लोग सुने ही एक दिन जिस तरह से हम लोग गाए हैं। क्या ठीक है, ये सब गए सर बढ़िया कोठरी तलाशे, जिसमें कहीं से खिड़की दरवाजा मौका मौकी कुछ नहीं था, और फिर जो पूरा सिखाई दिए थे, इधर बाहर ढोलक झाल लेके खड़े थे लोग। एक सप्ताह से हाड़ा भन्नाए थे। अब मुखिया जी पांच लोगों के बीच में जो है फोड़ दिए अंदर। अब हाड़ा निकला, शुरू हुआ कर युद्ध। अब उधर से कह रहे हैं सब कि अब ये भी था कि जो भी हो तो लय में गाना है। अंदर से गाते थे सब, केवड़िया कोलिया हो भाई, हवा कटने से भाई। अब बाहर वाले खूब बढ़िया ढोलक और झाल बजा के यही गाते थे। करते करते वो सब बेहोश हो गए अंदर। तब बाहर वाले कहेगा अब खोला जाए, हमको लगता है पूरा फगुआ सीख लिए सब। जब खोला गया तो एक नौटंकी। चलिए, प्रगतिशील विचार। प्रगतिशील विचार में यह एक पॉइंट बता रहे थे। उलेमा में एक पॉइंट क्या था? तो मैं कुछ एक दो पॉइंट तो बोले, कुछ वाक्य कुछ बता। जलवा दिया था। ये सब तो हम लिख ही दिए थे ब्राह्मणों। जैसे जलवा हाँ तो ठीक, कोई विरोध करे किया था तो जलवा दिए थे। हाँ चलिए। तीन 300 कुओं का निर्माण करवाया। तीन 300 कुओं का निर्माण करवाया। सार्वजनिक सराय बनवाया। सराय का मतलब समझ रहे हो, कोई भी राहगीर जो जाके वहां पे ठहर सकता है, रुक सकता है। और 300 बागीचा दिल्ली में लगवाया। 300 बागीचा, ये सब व्यवसायिक काम कर रहा है। ये फल जो है यहां से विदेशों में निर्यात करता था। 44 बाग चित्तौड़ में लगवाया। सर ये आ रहा है तो राजस्थान में है। राजस्थान में सर चुनाव प्रोजेक्ट पर चुपचाप। चित्तौड़ है, चुनार नहीं है। वो चुनार मिर्जापुर जिले में है। और इससे इसको 2 लाख टन का आय होता था, चांदी की मुद्रा। 2 लाख टन का आय इससे होता था। आप समझ में आ रहा है कि अगर जो छूट दे रहा है तो कुछ स्रोत, आय का स्रोत भी तो बढ़ा रहा है। 5 विशाल नहरों का निर्माण करवाया। जिसमें जो सबसे बड़ी नहर थी उसका नाम था उलुग खानी नहर। और 150 मील लंबी थी और इस सतलज नदी से निकाली गई थी। जो दूसरी सबसे बड़ी नहर थी उसका नाम था राजवाही नहर। ये यमुना नदी से निकाली गई थी। और ये दोनों नदियां, दोनों नहरें, कौन, उलुग खानी नहर और राजवाही नहर, दोनों आके करनाल में मिल जाती थी। इन दोनों का संगम होता था करनाल। और इसी से हिसार शहर के पीने की व्यवस्था होती थी।
इसाक फिरोजा का नाम सुने हो ना? हाँ सर। ओ फिर पहली नौर सबसे बड़ी कौन सी है? उलुग खानी। उल्लू खान है। दूसरा राजवाही। दूसरे नंबर पर राजवाही थी जो यमुना नदी से निकलती थी। उलुग खानी सतलज से निकलती थी। दोनों नहरें आगे कहाँ मिलती थी? करनाल में। और सबसे अधिक हरियाणा प्रदेश में नहरों का विकास किया। सबसे अधिक नहरों का विकास किस प्रदेश में? हरियाणा में। हरियाणा में नहरों का विकास किया। ठीक, इतना कार्य करने के बाद 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अब 10 मिनट चलेंगे इसके वंशज। सर ये जो सराय होता था जहाँ हारना होता, इसलिए होटल या सराय लिखा जाता है। और जो मुगल सराय नाम पड़ा, इसके पीछे भी तो कुछ रहस्य हो। एकदम रहस्य तो क्या है? देख रहे हो कि मुगल सराय यूपी और बिहार के बॉर्डर पे है। आप मुगल सराय सीधे पटना निकल जाते हैं। पटना में विशाल नदी आपको मिल जाती है। कौन? गंगा। गंगा। गंगा से हम सीधे निकल जाते हैं कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। वहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ जाते हैं। तो ये व्यापार का रूट था ना। और ये भी जानते हो कि बनारस जो है प्राचीन काल से सिल्क नगरी के रूप में जाना जा रहा है। बनारसी साड़ी क्या है? सिल्क की साड़ी ही तो है। अब ये प्रश्न पूछा था एक बार पीसीएस में, बनारसी साड़ी कहाँ बनती है? कहाँ बनती बताओ? सब लोग हम लोग बनारसी मान के आए थे। बनारसी साड़ी बनारस में बनती है। कहाँ बनती तुम लोग बताओ? हाँ नहीं। ये बताओ, जब पीसीएस क्वेश्चन पूछ रहा है तो इतना इजी से आंसर कैसे दे पाओ? बनारस में तो नहीं है। बनारस में तो नहीं है। नाम भूल रहा है सर। कहाँ पे? अफगानिस्तान बनारसी साड़ी एक समय चढ़ौआ जब जाता था, यदि बनारसी साड़ी चढ़ौआ में नहीं है तो समझ लो सास एकदम गुस्सा हो जाती है। क्या बता रही है? बनारसी साड़ी पश्चिम बंगाल जस्ट बनारस से सटे बनती है दूसरे जिले में। इसीलिए पीसीएस क्वेश्चन पूछा था। मुरादाबाद एक जगह है। क्या हुआ? मोहम्मदाबाद। मुरादाबाद में मोहम्मदाबाद। अब मोहम्मदाबाद आजमगढ़ जिला में पड़ता है। टोटल बनारसी साड़ी वहीं बनती है और बनारस से मार्केटिंग होता है। और व्यापार का केंद्र बनारस प्राचीन काल से है और बनारस सटे मुगल सराय है, तो व्यापारी वहां पे ठहरते थे। तो वहाँ बड़े बड़े सराय बने थे, इसीलिए उसका नाम रखा गया था मुगल सराय। और मुगलों द्वारा बनवाया गया। यही कारण होगा क्योंकि बंगाल फतह करने के लिए जाना होता, सैनिक रहा करते होंगे, छावनी होगी कर। नहीं, सराय में सैनिक नहीं रखने के लिए नहीं था, वो व्यापारी और आम जनता के लिए सराय हुआ करती थी। सैनिक के लिए नहीं। सैनिक के लिए तो छावनी है ना, वो अपना जो है लेके चलेगा, पूरा लाव लश्कर वहां पे डालेगा। सराय का मतलब कि जो आपका जो है रास्ते में होटल, जो धर्मशाला मान लो आजकल धर्मशाला, उस तरह का था जिसमें व्यापारी वर्ग है, आम जनता है, कहीं रास्ता तय कर रहा है तो रात हो गई तो वहां पे रुक गया, दिन में भी आराम कर लिया। तो इसलिए उसका नाम मुगल सराय पड़ा, क्योंकि वहां सराय बहुत अधिक थी। व्यापारी बनारस से उधर निकलते थे, वहां आराम करते थे, फिर आगे निकलते चले जाते थे, उधर से आते थे फिर भी आराम करते थे। ये जो सराय होती थी तो सरकार की तरफ से होती थी या होटल की टाइप से रह ली है? सरकार की तरफ से, जैसे धर्मशाला मान लो उस तरह से थी। ठीक, अब सल्तनत हमें लगता है 2 पीरियड में खत्म हो जाएगा। सर हम लोगों को मॉडर्न में क्योंकि आगे के शासक कुछ कोई बहुत नामी गिरामी नहीं है। टीपू सुल्तान को हम लोग को पढ़ना है। टीपू तो मॉडर्न हिस्ट्री में है ना। हाँ, लेकिन हम लोग पढ़ना है, एकदम पढ़ना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। मैसूर युद्ध जब तक नहीं पढ़ोगे तो मॉडर्न कैसे? क्यों? मैसूर युद्ध पढ़ाया गया है? आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल बंगाल, तो मॉडर्न पढ़ाया क्या जा रहा है? कांग्रेस अधिवेशन पढ़ाया जाता है। कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ तक पहुँचे हैं? नरम और गरम दम में बिखराव हो गया है और फिर हम लोग एक हो भी गए हैं, दूर भी हो गए हैं और एक भी हो गए। 16 तक पहुँच गए। हाँ।
1916 कांग्रेस का अधिवेशन, बंगाल विभाजन भी हो गया है, तो ठीक है। ये सब चीजें जो है, जैसे परवर्ती मुगल हो चुका है, जैसे औरंगजेब के बाद के जो शासक है परवर्ती मुगल है, वो आधुनिक भारत है। हाँ हो गया, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जिस तरह से आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं, तो उस तरह से कहाँ पे पढ़ा है। सर स्टार्ट किए थे ना कि इनको 1885 से पढ़ाना है बस वही। अच्छा, नेशनल मूवमेंट की ओर पढ़ाना। तो पहले भारत गुलाम होगा तब ना आजाद होगा। पहले गुलामी की कहानी, आधुनिक भारत का इतिहास और कुछ नहीं है। भारत किस तरह से गुलाम हुआ, किस तरह से आजादी हुआ, यही आधुनिक भारत का इतिहास है। हम 1885 तक भारत को गुलाम कराएंगे कि किस किस तरह से भारत का हर एक क्षेत्र धीरे धीरे गुलाम होते चले जा रहे हैं। सबसे पहले बंगाल गुलाम हो गया, और इस पैसे से अंग्रेज लड़े दक्षिण भारत का युद्ध। बंगाल के पैसे से ही दक्षिण भारत में युद्ध लड़ा गया। बंगाल इसीलिए कि क्वेश्चन आता है मेंस में कि डुप्ले भारत की कुंजी दक्षिण भारत में खोजा और असफल रहा, और क्लाइव भारत की कुंजी बंगाल में खोजा और सफल रहा। बंगाल के राजस्व से पूरा दक्षिण जीत लिए। जिस समय बंगाल पर अधिकार के जस्ट उसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया। ये सब युद्ध एक दिन और 2 दिन नहीं लड़े जाते, 3-3, 4-4 साल लड़े गए, एक लंबी प्रक्रिया। फिर आंग्ल मराठा युद्ध, फिर आंग्ल सिख युद्ध, ये सब के सब बंगाल के राजस्व से लड़ा गया। बंगाल इतना रीच, यही कारण है कि मध्यकाल में भी देखो, जो सुल्तान बदला बंगाल उधर आजाद हो जाता है कि नहीं? क्योंकि जहां फर्टिलिटी होगी वहां पे आप किसी को जो है अपने अधिकार में नहीं रख पाओगे, वो संघर्ष करेगा। और अंग्रेजों से भी स्वतंत्र होने के लिए जो शुरुआत होती है वो कहाँ से हो रही है? बंगाल से ही हो रही है। बंगाल के ही नौरोजी हैं। इतना विद्वान आदमी की उस समय जो है अर्थशास्त्र का इतना शानदार एनालिसिस किए कि किस तरह से वेल्थ ड्रेन हो रहा है, किस किस रूप में, पेमेंट के रूप में जा रहा है, व्यापार के रूप में जा रहा है, रिश्वत के रूप में जा रहा है। ये सारे रूपों में भारत का धन कहाँ जा रहा है? ब्रिटेन। इसकी पुष्टि जॉन सुलिवान भी कर देता है। वो कहता है कि हमारी तो व्यवस्था ही ऐसी है कि गंगा का जल सोखती है, स्पंज की तरह से काम करती है। गंगा का जल सोखती है और उसको लाकर टेम्स में निचोड़ देती है। टेम्स कहाँ पे? ब्रिटेन में। तो पहले तो गुलाम कराना पड़ेगा ना। सर, जब हम बंगाल विभाजन पे आ गए तो वो टीपू कहाँ पढ़ पाएंगे? उसको अलग करके हम लोग चले आए। आंग्ल मैसूर पढ़ोगे तब ना टीपू पढ़ोगे। क्योंकि उसको हम लोग पहले पढ़ना चाहिए। रणजीत सिंह पहले गुलाम होगा तब ना आजाद होगा। टीपू सुल्तान हुआ, रणजीत सिंह हुआ, सिराजुद्दौला हुआ, ये सब शासक हैं। मीर जाफर हुआ, मीर कासिम हुआ, महाराजा रणजीत सिंह इधर हैं, हैदर अली है। तो यही है। मेन बात जानते हो क्या है? सीमित क्लास में 78 क्लास में क्या टीचर क्या करेंगे? तो इसलिए वो बेचारा वो सोचे कि यहाँ से जो क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं उसी को टच कर लें। अब ये सब चीज़ें क्या है कि एक लॉन्ग प्रक्रिया के तहत समझने के लिए होती है। साइन हो गया है, कहाँ पे है? 500 का साइन हो गया है। 2-4 इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ बता सकते हैं? पेपर है सर, अभी है सर। तो छुट्टी हो गया।